देश में अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन हो सकता है, जाति, मत, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। कभी कभी दमन उस पर कब्जा कर लेते थे, वो माफिया कब्जा कर लेते थे। गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे, और बिना किसी भेदभाव के जब सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई, आज परिणाम सबके सामने। और इस देश से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। जीने, बोलने, आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर, और उस सब के बावजूद कोविड प्रबंधन में आपने देखा होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय इस दौरान दिया, उसका परिणाम बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में देश के सामने देखने को मिला। ये बेहतरीन कोविड प्रबंधन इसी रूप में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ जुड़ा है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हो सकती हैं, देश में अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन हो सकता है, जाति, मत, मजहब अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी गरीब का मकान अगर पुराना होने के कारण, किसी आपदा के कारण गिर गया, तो वह दोबारा वहां पर अपना मकान बनाने के लिए उसको बड़ी कवायद करनी पड़ती थी। कभी कभी दमन उस पर कब्जा कर लेते थे, वो माफिया कब्जा कर लेते थे। गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे, और इसीलिए योजना चलाई कि जहां पे जिसका आवास हो ग्रामीण क्षेत्र में, उसको उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी मिले। और इस देश से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में ड्रोन से गांव-गांव का सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद फिर नक्शे के अनुसार उस गांव में जाकर के चूना छिड़क करके उसकी पूरी मैपिंग करवाई। फिर ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई, और फिर उस प्रस्ताव के बाद फिर घरौनी तैयार होती है, और घरौनी तैयार होकर के फिर जिसका जहां पे मकान है उसको वहां का मालिकाना अधिकार देने का कार्रवाई भी शुरू हुई। अब तक हम 34 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को, 34 लाख से अधिक परिवारों को ये मालिकाना अधिकार दे चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश की सभी परिवारों को इस सुविधा से हम आच्छादित कर देंगे, कोई भी उससे वंचित नहीं रह पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आदि से अधिक विवादों का समाधान तकनीक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और काम, हमारा युवा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारा युवा भी स्मार्ट क्यों नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के युवा में तो अपार संभावना है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। हम कहीं जाते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी आबादी बहुत बड़ी है यूपी की। मैं कहता हूं तो परेशानी आपको क्यों हो रही है? ये 25 करोड़ की आबादी पर हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, और ये 25 करोड़ की आबादी हमारे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि हम देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा युवा है, मेरे प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा है, सबसे अच्छे युवा हैं, सबसे ऊर्जावान युवा हैं, और सबसे प्रतिभाशाली युवा मेरे पास यूपी के अंदर हैं। लेकिन उस युवा को भी समय के अनुरूप लेके चलना, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया 2 प्रकार की स्कीम। एक तो कोरोना में आपने देखा होगा, कोटा में और तमाम अन्य जगहों पर हमारे युवा कोचिंग कर रहे थे। अचानक कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, ये सभी हमारे युवा वहां पर सब टीनेजर्स थे। अब परिवार के लोग परेशान, लॉकडाउन लगा था, राजस्थान की सरकार सहयोग करने को तैयार नहीं थी। तब मैंने उस समय निर्णय लिया था
इन सभी युवाओं को मैं अपनी यहां की बसेज भेज करके वापस लाऊंगा, सुरक्षित लेके आऊंगा। लोगों में सरकार से विश्वास हट गया था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह दंगे होते थे, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज वही भारत है, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रख रहा है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, भारत की तरफ दुनिया आशा भरी निगाहों से देखता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा बन गई थी, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता, यहां विकास की सोच नहीं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में, अगर देश के अंदर 3 राज्यों में निवेश करना होगा तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। दुनिया का कोई निवेशक आना चाहेगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एक गंतव्य होगा, क्योंकि उस प्रकार का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर मानी जा रही है। हमने अन्याय नहीं किया, लेकिन केवल कहा कि भाई अपराध और अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस के तहत हम कार्रवाई करेंगे, किसी को छूट नहीं देंगे, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, न्याय सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और बिना किसी भेदभाव के जब सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई, आज परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग की धारणा बदली। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है बीमारू राज्य है, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और मैं कहता हूं, जिस दिशा में आज हमारा युवा, हमारा अन्नदाता किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारा उद्यमी जा रहा है, कोई देर नहीं लगेगी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में, कोई देर नहीं लगने वाली है। अगर 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की आय को दुगना करने में सफलता प्राप्त हुई, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद कोई कारण नहीं कि अगले 5 वर्ष में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना न कर दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार उनके संकल्पों के साथ जुड़ते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश न बन जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा, एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय है। यहां पर हमारा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी है, इसी मेरठ में। यहां की खेल प्रतिभाओं को देखते हुए हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय भी, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय भी लखनऊ में ही स्थापित होने जा रहा है, मेरठ में ही स्थापित होने जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त उस विश्वविद्यालय को हम लोग अभी से उसकी कार्य योजना को इस रूप में लेके जा रहे हैं। और इसीलिए यहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना यूपी की है, जिसे आज पूरे देश के अंदर स्वीकारा जा रहा है, उस योजना के अंतर्गत मेरठ में हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम को ही उसके लिए रखा है। आज यहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव भी बहुत अच्छा रखा कि यहां पे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्या हमने जो खिलाड़ी इसमें चोटिल होते हैं उनके लिए भी क्या कोई सेंटर हम बनाएंगे? ये वास्तव में जिस दिशा में प्रयास आज की आवश्यकता है और उस दिशा में एक सार्थक कदम जब उठाए जाते हैं, सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है, खासतौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कॉलेजेस में इस समय अध्ययन कर रहे हैं, कि जब दुनिया कोरोना से पस्त थी तब भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत की, यानी किसी भी राष्ट्र की समग्र विकास की आधारशिला कैसे होनी चाहिए, यह वहां की शिक्षा तय करती है।
और भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान भी इस दौरान पूरे अपने युवाओं के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के भी आया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास है और इसमें हमारे विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, स्कूल, कॉलेजेस को, सबको उसके साथ जुड़ना होगा। हर एक क्षेत्र को उसमें जुड़ना होगा। तकनीकी शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा हो, इन सभी को इसके साथ जुड़ना होगा। अभी से इसकी तैयारी, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरठ कमिश्नरी के अंदर इस पर अभी से कार्य प्रारंभ हुए हैं। आज जो मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था अलग अलग जनपदों की, वह उसका एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। मुझे विश्वास है कि मेरठ और कमिश्नरी आज विकास के जिस नित नए नवीन प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस दिशा में आगे बढ़े। इस दिशा में हम सबकी जिम्मेदारी है। बेहतरीन कनेक्टिविटी उसका माध्यम बनना चाहिए। सरकार सुविधाएं दे सकती है, लेकिन इन सुविधाओं को, उससे प्राप्त होने वाले पोटेंशियल को वास्तविक धरातल पर उतार करके लोक कल्याण और लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, यह